नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। स्वीडन के हाईटेक दौरे के बाद नॉर्वे की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री योनास गाhr स्टोरा ने किया अगवानी। पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। योगी कैबिनेट ने दी पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी। शिक्षा, स्वास्थ्य और मेट्रो परियोजनाओं पर बड़ा फैसला जो है उससे जनता को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के नए मॉडल की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 का किया शुभारंभ। सभी 33 जिलों में मिलेगी ये सुविधा। केरल में कांग्रेस नेता वीडी सतीसन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। यूडीएफ गठबंधन सरकार में 20 मंत्रियों में आईयूएमएल के 5 मंत्री भी शामिल। पीएम ने दी बधाई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। ईरान को 5 मई को शर्तें मानने की दी थी चेतावनी। कहा जल्द फैसला करे ईरान। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे पहुंचे। हवाई अड्डे पर वहां के प्रधानमंत्री योनास गाhr स्टोरा ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। पिछले 43 वर्ष में नॉर्वे की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले नॉर्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम और उसके साथ साथ डेनमार्क में हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओस्लो में होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली। विविधता में एकता की पहचान के लिए बड़ी संख्या में युवा भारत के राज्यों की पोशाक में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत नॉर्वे के बीच संगीत की जुगलबंदी देखने को मिली। पारंपरिक आरती से प्रेरणा लेकर तैयार किए गए संगीत ने प्रधानमंत्री सहित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत नॉर्डिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। डेनमार्क और नॉर्वे के साथ मिलकर भारत अब ग्रीन एनर्जी और तकनीक के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। Both our countries will be looking at the areas where we can collaborate further in sustainability and as well as in fintech and also maritime technologies, especially Denmark and Norway are very strong in that. So there is a lot of hope that this will bring in technologies of these countries into India, which we can scale. And Norway has also been looking at India as a very strong investment destination. And I think Prime Minister will make a good case for building into the India-EFTA partnership as well. This visit is also about the India-Nordic Summit. The third India-Nordic Summit is going to take place, and all Nordic countries' prime ministers will be here in Oslo, and this signifies a very important milestone in the India-Nordic relationship. बीते कुछ वर्षों में भारत के नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री की अगुवाई में 2018 और 2022 के बाद अब तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। आखिर क्यों अहम है इन देशों के साथ भारत के संबंध, देखिए रिपोर्ट के जरिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। इस सूची में यूरोप में बसे नॉर्डिक देशों का नाम भी आता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं। पीएम मोदी के प्रयासों से 2018 में पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसके बाद अब अपनी यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 से 19 मई तक नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 वर्षों में नॉर्वे का पहला दौरा है। लगभग 2 करोड़ 70 लाख आबादी वाले 5 नॉर्डिक देश $1.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ यूरोप की करीब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। नॉर्डिक क्षेत्र के प्रति व्यक्ति जीडीपी पूरे यूरोपीय संघ के औसत से लगभग 2 गुना है। वहीं इन देशों की करीब 60 कंपनियां फोर्ब्स की दुनिया की 2000 सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल हैं। भारत के साथ भी नॉर्डिक देशों के संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं। 700 से अधिक नॉर्डिक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वहीं करीब 150 भारतीय कंपनियां भी नॉर्डिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी रखती हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार $19 अरब तक पहुंच गया है, जिसमें दोनों निर्यात और आयात लगभग $9.5 अरब है। भारत और नॉर्डिक देश लगातार स्वच्छ ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी, शिपिंग, एआई, डिजिटलीकरण और स्थिरता से जुड़ी अन्य पहलों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 2018 में हुए पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के जरिए दोनों पक्षों के बीच संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। इस सम्मेलन में नवाचार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, समुद्री सहयोग और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। वहीं डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2022 में हुई दूसरी भारत नॉर्डिक समिट में नवीकरणीय ऊर्जा, कोविड के बाद की रिकवरी, आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया गया। नॉर्डिक देश इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और संस्थागत पूंजी के साथ दुनिया में एक मजबूत स्थान रखते हैं, जबकि भारत एक बड़ा मार्केट और टैलेंट पूल प्रदान करता है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच जारी सहयोग की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन यात्रा पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, स्वीडन की मेरी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम रहे, जो भारत स्वीडन संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। हमारे संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने से लेकर संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता गलियारे की शुरुआत करने तक और अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। मैं स्वीडन की जनता, स्वीडन की सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया, आइए आपको दिखाते हैं। स्वीडन और यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड गोथनबर्ग में आना मेरी यात्रा को विशेष अर्थ देता है। मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चला है और सरकार की पॉलिटिकल विल से यह रिफॉर्म एक्सप्रेस फुल स्पीड पर आगे बढ़ रही है।
Fixit Bharat. Sweden and the entire European Union will be India's partners on this journey, all the way to 2047 and beyond. Dear Narendra, this dynamic new era in EU-India relations opens historic opportunities, and we are determined to seize them. हमारे साझा प्रयासों से भारत स्वीडन और भारत यूरोप की साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हम मिलकर वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में अपना योगदान देते रहेंगे। और वक्त जोर से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। बात लखनऊ की, जहां कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को अब हरी झंडी दिखा दी गई है। यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी का अध्ययन कर नई आरक्षण व्यवस्था का आधार तैयार करेगा। कैबिनेट में लखनऊ को मेट्रो विस्तारीकरण के लिहाज से बड़ी सौगात मिली। चारबाग में बसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए एमओयू को मंजूरी मिल गई। इससे राजधानी लखनऊ के दक्षिणी हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और शहर का सार्वजनिक परिवहन और मजबूत होगा। वहीं पशु चिकित्सा के छात्रों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला भत्ता अब 4,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया। इससे वेटनरी छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए। लोहिया संस्थान में 1010 बेड का सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर बनाया जाएगा, जबकि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार को मिली मंजूरी है। इसके अलावा मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आगरा मेट्रो कॉरिडोर 2 के लिए भूमि हस्तांतरण, स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को भी हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही कैबिनेट ने यूपी जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू करने, यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियमन 2026 को मंजूरी देने और प्रतिभूति संबंधी 2007 की अधिसूचना में संशोधन का फैसला भी लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के परेड ग्राउंड में आपात प्रतिक्रिया सेवा डायल 112 की 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 प्रदेश में तकनीक आधारित सुशासन की दिशा में एक अभिनव पहल है, जिसके माध्यम से पुलिस सेवा, दमकल सेवा, चिकित्सा से जुड़ी आपात सहायता, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन सहायता और राजमार्ग आपात जैसी सेवाओं को एकीकृत मंच पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि अमित शाह रविवार से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की जाएगी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अमित शाह जगदलपुर में ग्रामीणों से संवाद करेंगे और बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद ये गृह मंत्री अमित शाह का पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। केरल में वी डी सतीसन सोमवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर उन्होंने पद संभाल लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें और उनके 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भव्य समारोह में शपथ दिलवाई। मंत्रिमंडल में कांग्रेस, आईयूएमएल, आरएसपी, सीएमपी और केरल कांग्रेस के नेता शामिल हैं। इसमें 14 नए चेहरे, 2 महिलाएं और 2 अनुसूचित जाति के सदस्य भी शामिल हैं। सतीशन 2001 से परवूर से निर्वाचित हैं और ये उनका पहला मंत्री पद है। कई कांग्रेस नेताओं ने भी पहली बार मंत्री पद संभाला। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, अन्य वामपंथी और भाजपा प्रतिनिधि उपस्थित रहे। हजारों यूडीएफ समर्थक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 140 सीटों में यूडीएफ 102, एलडीएफ 35 और भाजपा 3 सीट जीतने में सफल रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर केरलम के मुख्यमंत्री को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर वी.डी. सतीशन जी को हार्दिक बधाई। उनके कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। केंद्र सरकार केरलम सरकार को जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में एक बड़ी खबर सामने आई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को आरोप मुक्त करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई कल होगी। इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बाद उन्होंने खुद को मामले से अलग कर लिया था। वहीं केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा के खिलाफ अवमानना की सुनवाई अब जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच करेगी। ये बेंच भी सुनवाई कल करने वाली है। देश में ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अपील का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक ऑटो यानी ईवी ऑटो का इस्तेमाल किया। ईवी ऑटो की सवारी के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन की जमकर सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री की इस पर्यावरण अनुकूल पहल के प्रति पूरी तरह समर्पित है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी हर इनिशिएटिव जो उसको मानेगा उसके लिए देशभक्ति है। हम देश सेवा करने के ये अलग अलग उपक्रम हैं। ईंधन बचाना भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। इसलिए आज हम लोगों ने मेट्रो की सवारी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ऑटो पूल किया है। एक ही ऑटो में दो लोग बैठ के आए हैं और हम समझते हैं कि आज जो हम धन्यवाद करने जा रहे हैं लोगों का, क्योंकि पब्लिक ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। बात पश्चिम बंगाल की, जहां सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने पिछली टीएमसी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में राज्य में घुसपैठियों को पनाह दी गई, जिससे बंगाल की मूल संस्कृति नष्ट हुई है। साथ ही उन्होंने हावड़ा समेत प्रदेश के रेलवे स्टेशंस की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि स्टेशंस को गंदे बाजार में तब्दील कर दिया गया था और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही साक्षात जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं हैं। सबका हिसाब होगा। बंगाल का कल्चर है क्या, जहाँ कहाँ बाजार लगा देना, लोगों को घुसपैठियों को बैठा देना, उन्होंने कल्चर को खराब किया है, इसको सुधार रहे हैं। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर ईरान ने जल्द कदम नहीं उठाए तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। ये बयान ऐसे समय आया जब संयुक्त अरब अमीरात के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और शिपिंग मार्गों को लेकर अमेरिका ईरान के बीच टकराव और गहरा हो गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई। यूएई के अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए इसे गंभीर आतंकवादी हमला करार दिया। यूएई प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वो इस हमले के स्रोत की बारीकी से जांच कर रहे हैं और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है। यूएई के पास सुरक्षित। यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार ने कहा कि घटना खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति के खतरनाक रूप से बिगड़ने का संकेत है। इस बीच पड़ोसी देश सऊदी अरब ने अपनी सीमा में प्रवेश कर रहे 3 खतरनाक ड्रोनों को हवा में ही मार गिराने और उन्हें रोकने का दावा किया। इन हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब तेजी से कदम उठाने होंगे, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को खत्म करने के तमाम राजनयिक प्रयास फिलहाल ठप पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को और बेलगोरोड क्षेत्र पर यूक्रेन ने एक
साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1000 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को देश के अलग अलग हिस्सों में मार गिराया गया। मॉस्को के मेयर ने पुष्टि की कि शहर की ओर आ रहे 81 ड्रोन्स को नष्ट किया गया, जबकि एक तेल रिफाइनरी के पास ड्रोन का मलबा गिरने से 12 लोग घायल हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बड़ी कार्रवाई को कीव पर हुए रूसी हमलों का माकूल जवाब बताया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने सीमा से 500 किलोमीटर दूर जाकर रूसी सैन्य ठिकानों पर सटीक और असरदार हमले किए। इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर आम नागरिकों को निशाना बनाने और बड़े पैमाने पर आतंकी हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। भारत ने गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 10 पदक जीते। इनमें 1 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल रहे। प्रतियोगिता के पिछले संस्करण में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलो प्लस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत के लिए एकमात्र रजत पदक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग के स्नैच इवेंट में जीता। भारत ने 1982 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।